हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कार्डियोमायोपैथीज का। ठीक है, तो कार्डियोमायोपैथीज जो 3 टाइप्स की थी हमारी, उसमें से हम जो उसका मोस्ट कॉमन टाइप जो था पहला डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हम पढ़ चुके थे। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा उसका दूसरा टाइप है, वो है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज के बारे में। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथीज क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, कार्डियोमायोपैथी जो वर्ड था उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कार्डियोमायोपैथी वर्ड का मतलब क्या है। कार्डियो से होता है हार्ट, मायो का मतलब है मायोकार्डियम से, और पैथी मतलब उसकी डिजीज। तो हार्ट की मसल्स में जो होने वाली डिजीज है उसको हम बोल रहे हैं कार्डियोमायोपैथीज, और वो 3 टाइप्स की थी, पहला हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब देखिए, कार्डियोमायोपैथी वर्ड का मतलब हमें पता है। अब जानते हैं कि हाइपरट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कि 2 चीजें होती हैं, एक एट्रॉफी होती है और एक हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है किसी चीज का अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाना। मान लीजिए कोई मसल है, उसका जितना साइज होना चाहिए बॉडी के अंदर, जैसे हर ऑर्गन का अपना साइज होता है या हर चीज़ का अपना एक साइज होता है, अगर वो उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, अगर वो उससे कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एट्रॉफी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी के बारे में। इसका मतलब क्या है कि हार्ट में जो कोई मसल है उसमें हाइपरट्रॉफी हो रही है, यानी कि वहाँ पे हार्ट की मसल का जो साइज है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक नॉर्मल हार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। यहाँ वेंट्रिकल्स बने हुए हैं राइट और लेफ्ट, और ये हमारे एट्रियम बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लगभग दोनों का साइज बराबर है, और यहाँ आप देखोगे तो ये राइट जो हमारा वेंट्रिकल है वो तो नॉर्मल है, ये इसकी मसल्स है, ये मायोकार्डियम है। ठीक है, और हमारा ये देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी मसल आपको दिखाई दे रही होगी कुछ थिक हो गई है, यहाँ पे कितनी मोटी हो गई है। इसके मुकाबले अगर आप देखें तो ये जो है मसल जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की, इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये जो इसका साइज जो इतना बड़ा हो गया है यहाँ पे, इसको ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे क्या है, इसका साइज होना चाहिए कितना, इतना। ठीक है, जैसे कि आपको ये नॉर्मल में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है ये हाइपरट्रॉफी हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है मसल का जो साइज है वो क्या है बढ़ गया है। अब ये क्यों बढ़ा है इसका कॉज जानते हैं। देखिए, इसका अगर आप कॉज की बात करें तो इसमें क्या होता है, जीन का म्यूटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, जीन का म्यूटेशन होता है। इसमें एक जीन का म्यूटेशन होता है जिसके वजह से क्या होता है, हमारी जो मायोकार्डियम है उसमें क्या होता है हाइपरट्रॉफी होने लगती है, यानी कि जो उसके मसल से बहुत ज़्यादा वो उसमें ग्रोथ होने लगती है। और इसका कोई कॉज अभी तक देखा नहीं गया है कि किसी और कॉज की वजह से होता हो। ज़्यादातर 100% मामला जो होता है पूरा होता है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन का। किसका होता है, जीन में म्यूटेशन का। 50% केस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया और उसमें आपको हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मिली, इसका सीधा सीधा आपको 50% चांस तो ये है कि उसके पेरेंट्स में से किसी न किसी को फेमिलियर वो हो। ठीक है, अगर फेमिलियर है तो वो लगातार, क्योंकि ये लगातार क्या है आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है जीन में म्यूटेशन हो गया। अब जीन में म्यूटेशन हो गया तो वही जीन क्या है हमारा क्रोमोसोम के थ्रू क्या है वो अगली जनरेशन में जाएगा, तो उसमें भी क्या है कार्डियोमायोपैथी होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा केस आया कार्डियोमायोपैथी का कि उसके पेरेंट्स में तो नहीं है लेकिन उसमें तो क्या है, उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर ही क्या हुआ है, उसके जन्म लेने के बाद, उसके बर्थ के बाद ही उसमें क्या है जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, और उस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हमारी हार्ट की जो मसल्स है वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो अगर हम कहें कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है इसका क्या कॉज है, क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न क्या रहेगा हमारा जीन में म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन की वजह से हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है। अब देखिए, अच्छा इसमें मेन चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें वेंट्रिकल की जो मसल्स है उसका जो क्या है साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हाइपरट्रॉफी हो गई है वो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारे ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा होता है, यानी कि जो हमारे दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम होता है, इससे बोलते हैं हम, ये है हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखने को मिलती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में वो मिलती है हमारी इंट्रावेंट्रिकुलर जो सेप्टा है, उस जगह से ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देखने को क्या मिलेगी, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है मुकाबले
जो कि हमारी फ्री वॉल होती है। ये फ्री वॉल है, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा है, इसमें क्या है ज़्यादा ग्रोथ देखने को हमें मिल रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, देखिए यहाँ से ब्लड आया हमारा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे इसको प्रॉपर स्पेस मिला, फिर यहाँ ब्लड फिल होता है डायस्टोलिक में, ठीक है। जब डायस्टोल होता है ब्लड फिल होता है, फिर सिस्टोल में उसको वो पंप कर देता है, ठीक है। ये कंडीशन चलती है। यहाँ पे क्या होगा, मसल्स के साइज के ज़्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो वेंट्रिकल के अंदर जो स्पेस था वो क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि मसल्स ने ज़्यादातर स्पेस को कवर कर लिया है। जैसे ये मसल इसको कवर अप कर लेगी तो अंदर क्या है, स्पेस क्या है, कम बचेगा। तो अंदर जब स्पेस कम बचेगा तो इसमें ब्लड पहले के मुकाबले क्या होगा, कम आएगा। और जब पहले के मुकाबले ब्लड कम आएगा तो बॉडी में भी क्या होगा, पहले के मुकाबले ब्लड कम पंप होगा, ठीक है। तो ये यहाँ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन यानी कि जब डायस्टोल होता है तब क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर फिल होता है। मान लीजिए पहले इसमें इतना ब्लड फिल हो रहा था, लेकिन अब इसका साइज छोटा हो गया है, तो उसके वजह से क्या है, क्योंकि मसल का साइज यहाँ पे बड़ा हो गया है, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे मसल नॉर्मल थी पहले, मान लीजिए ये मसल से, ये मसल है हमारी, और यहाँ पे ये ब्लड की क्या है, फिलिंग हो गई है। अब फिलिंग को हम क्या बोलते हैं, जब फिलिंग होती है इसको हम बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं इसको, हम डायस्टोल बोलते हैं। अब यहाँ पे मसल का साइज बढ़ गया तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। तो डायस्टोल में क्या होगा, डिस्फंक्शन होता है। तो इसे बोलते, ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो रहा है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन देखने को हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा देखने को, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हमारे होते हैं मिट्रल वॉल्व, ये है हमारा मिट्रल वॉल्व, ये तो हमारा मिट्रल वॉल्व है। और ये है हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये क्या है हमारे, ये मैं यहाँ बना देता हूँ, इस तरीके से होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं और ये मिट्रल वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो हमारी इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा की जगह से जो मसल का साइज बढ़ता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ब्लॉकेजिंग करता है। मान लीजिए जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या है, इस ओर बल्ज हो जाती है, यहाँ बाहर की ओर निकलेगी इस तरफ। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे आएगी, तो ये इसको क्या करेगी, ब्लॉक करने लगेगी। किसको ब्लॉक करेगी, हमारा जो हमारे यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारा एओर्टा के थ्रू बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या होने लगता है, ब्लड को पंप होने में क्या है, यहाँ पे दिक्कत होगी। और यहाँ पे बहुत ही नैरो पार्ट बचेगा ब्लड के जाने के लिए, ब्लड के जाने के लिए बहुत ही नैरो पार्ट बचेगा, क्योंकि इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा की तरफ से जो मसल का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो वहाँ पे बीच में आएगा, और उसके वजह से वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, मतलब कि जब यहाँ पे सिस्टोल होगा, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को क्या है, यहाँ से छोटा स्पेस है और इससे निकलते हुए जब ये जाएगा तो ये क्या करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसको हम बोलते हैं मरमर। क्या बोलेंगे, मरमर। और ये मरमर साउंड किस टाइम पे आ रही है, जब ब्लड क्या है, क्या है, हार्ट क्या है उसको, सिस्टोल के टाइम पे। इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। जब यहाँ सिस्टोल हो रहा है और यहाँ पे इजेक्ट किया जा रहा है ब्लड को, तो उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे नैरो हो गया है, नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे आप पंप करेंगे तो यहाँ इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन यहाँ स्पेस कम होने की वजह से क्या है, एक साउंड आएगी, उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। और ये साउंड आती है हमारे हार्ट, पहले आती है S1 साउंड और एक होती है S2 साउंड, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या आएगी, हमारी सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। और ये बहुत ही स्लो साउंड होगी, मतलब कि एक साथ S1 और S2 के बीच में एक साउंड आएगी। पहले ऐसा होता है कि लब डब आती है, लेकिन ये लब डब के बीच में ये साउंड आपको सुनाई देगी। अगर आपको ऐसा पेशेंट मिलेगा, या आप नेट पे भी देख सकते हैं इस साउंड के बारे में, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर के बारे में, तो एक आपको साउंड देखने को मिलेगी, और वो देखने को मिलती है S1 और S2 साउंड के बीच में, ठीक है। S1 और S2 साउंड के बीच में देखने को ये मिलेगी। यहाँ पे एक साउंड आएगी, इसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। तो पहला हमारा देखने को मिला हमें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो देखो ब्लड प्रॉपर आ रहा है, फिर यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से फिलिंग नहीं हो पा रही, यहाँ पे स्पेस हमारा प्रॉपर नहीं है। अब यहाँ पे स्पेस प्रॉपर नहीं है तो क्या है, यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा जमा होने लगेगा। कहाँ पे, एट्रियम में, हमारे एट्रियम में ब्लड बहुत ज़्यादा जमा होने लगेगा।
और इस ब्लड को अंदर धकेलने के लिए, वेंट्रिकल में धकेलने के लिए इसको भी क्या होगा, पावर लगानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है। किसको, क्योंकि अंदर तो इतना सारा मसल्स के वजह से यहाँ साइज छोटा हो गया है और वहाँ स्पेस है ही नहीं। समझ रहे हो आप, कोई चीज़ है, कोई स्पेस है, हम उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वहाँ पे स्पेस ही नहीं है तो उसको क्या करेगा, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो इसमें क्या होता है, इसके वजह से इसकी मसल्स भी क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है, इसमें भी हाइपरट्रॉफी होने लगती है। क्या होने लगती है, हाइपरट्रॉफी होने लगती है, किसमें, एट्रियम में। तो इसके वजह से हमारा जो लेफ्ट एट्रिया है उसके अंदर इनलार्जमेंट हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। किसका साइज बढ़ जाता है हमारा, किसका, एट्रियम का। एट्रियम का साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसको भी प्रेशर लगाना पड़ रहा है, वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आगे जा नहीं पा रही, तो वो क्या करता है, अपने साइज को बढ़ाने लगता है। क्या करता है, बढ़ाने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारा लेफ्ट एट्रिया में इनलार्जमेंट हो जाता है। दूसरा इसके बाद हमें देखने को मिलेगा वो है S4 हर्ट साउंड। देखिए नॉर्मली 2 साउंड्स आती हैं, S1 S2 और एक S3 आती है, वो की एडल्ट में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें S4 साउंड देखने को, सुनने को मिलेगी। तो S4 साउंड क्यों मिलेगी, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे जब ब्लड बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फिल होगा, ठीक है। तो जब 3 स्टेज होती है हमारी डायस्टोल की। पहली अर्ली स्टेज होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 3 स्टेज होती है हमारी किसकी, डायस्टोल की। तो होता क्या है कि जैसे मैंने ये बनाया, ये हमारा बना दिया मैंने वेंट्रिकल, और ये हमारा इस तरीके से, ये मान लीजिए हमारा एट्रियम है, एट्रियम है। तो पहले क्या होता है, पहली स्टेज में क्या होता है हमारा, इस तरीके से, और यहाँ पे लंग से यहाँ पे ब्लड आ रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन से। तो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा वेंट्रिकल है, ठीक है, ये हमारा वेंट्रिकल है। सबसे पहले जैसे जब डायस्टोल स्टार्ट होता है, डायस्टोल की 3 स्टेज मैंने आपको बताया। पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ब्लड क्या है, यहाँ पे जो फिल हो रखा है एट्रियम में, वो यहाँ पे ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे गिरता है। तो जैसे यहाँ पे ब्लड गिरता है, ये पहली स्टेज होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ पे नीचे आ गया, उसके बाद जो पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड आ रहा होता है वो लगातार यहाँ पे जाने लगता है, ये सेकंड स्टेज होती है। और थर्ड स्टेज ये होती है कि जो ब्लड यहाँ पे थोड़ा सा बचा रह गया, उससे एट्रिया क्या करता है, हमारा एट्रियल में क्या होता है, सिस्टोल होता है, ये कॉन्टैक्ट करता है और बचे हुए ब्लड को क्या करता है, नीचे फेंकता है। इसको हम बोलते हैं एट्रियल किक, भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियल किक, मतलब कि जो ब्लड बचा है उस पर एट्रिया किक मार के उसको बाहर निकाल देता है, यानी कि वेंट्रिकल में पुश कर देता है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज छोटा है और यहाँ पे ब्लड पहले से थोड़ा सा भी अगर ब्लड जाएगा तो वो फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारा एट्रिया जो है उसको कांटेक्ट करेगा या किक करेगा, तो उसमें क्या होगी, एक साउंड क्रिएट होती है यहाँ पे, क्योंकि अगर नॉर्मल था तब तो इतनी साउंड नहीं आएगी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड फिल हो रखा है, तो जैसे ही वो एट्रिया में सिस्टोल होता है तो यहाँ पे एक और साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं S4 साउंड। तो इसमें S4 साउंड देखने को मिलेगी किसके अंदर, हमें इस कंडीशन में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट में क्या होता है, हमें S4 साउंड भी देखने को मिलती है। फिर है हमारा सिंकोप। सिंकोप क्या होता है हमारा, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में अटक रहा है, क्या यहाँ हमारा जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा है ये हमारा सेमिल्यूनर वॉल के बीच में आ रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से ब्लड क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल की जगह पे कम पंप हो पाएगा। तो इसके वजह से क्या होगा, पेशेंट को कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए वो एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो जब हार्ट रेट यहाँ पे, क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इसमें मसल के बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होने की वजह से क्या होगा, हाइपरकाइनेजिया होता है। क्या होता है, हाइपरकाइनेजिया, मतलब ये हाइपरकाइनेजिक हार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। तो इसकी वजह से कई बार जब हम ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं तो इतना तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक करने लगते हैं, तो ब्लड की सप्लाई एकदम से रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। तो उसके वजह से पेशेंट को ना ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई कम होती है, एकदम से उसको चक्कर आने लगते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है अचानक से। तो ऐसे पेशेंट में देखने को मिलेगा कि वो पेशेंट बताएगा मुझे अचानक से कभी कभी जब एक्सरसाइज करता हूँ एकदम से मुझे आंखों के आगे चक्कर आने लगता है, एकदम से ब्लैकआउट हो जाते हैं, या चक्कर खा के पेशेंट कई बार गिर जाता है। तो उस पेशेंट में क्या होगा, आपको सिंकोप देखने को मिलता है।
ठीक है। देखिए जो हमारे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, एक तो ये इतने ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, देखने को मिलेंगे आपको, और जेनेटिकल होते हैं सारे, या इनमें जीन में म्यूटेशन की वजह से ये होता है। तो आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एथलीट है या कोई किसी के थ्रू आपने सुना होगा कि वो खेलने गया था या कोई एक्सरसाइज कर रहा था और एक्सरसाइज करते करते अचानक से उसकी डेथ हो गई। तो उसका बहुत बड़ा एक रीज़न ये होता है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा एक्सरसाइज की वजह से वैसोडाइलेशन होता है, और वैसोडाइलेशन की वजह से क्या है, हमारा ज़्यादातर ब्लड हमारा वेन्स में चला जाता है, और उसके वजह से यहाँ पे तो सप्लाई कम हो रही है क्योंकि वेन्स में वो ब्लड क्या है, रुकने लगा हमारा, तो हम यहाँ ब्लड कम आएगा, यहाँ पे ब्लड की अमाउंट कम हो जाएगी। तो जब यहाँ ब्लड की अमाउंट कम होगा यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब डायस्टोल के एंड होने के बाद एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है हमारी, कम होने लगती है। किसकी वजह से, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, हमारा वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन की वजह से ज़्यादातर फ्लूइड का जो अमाउंट है, ब्लड का जो अमाउंट है, वेसल्स के अंदर जमा हो जाता है हमारा पेरीफेरी में, और वेसल्स में जमा होता है। इसके वजह से क्या है, हमारा वेनस रिटर्न जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पे फीलिंग, एक तो स्पेस इसके अंदर कम है और ऊपर से फीलिंग और कम हो रही है उसकी वजह से। तो फिर क्या होता है, और हार्ट रेट, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाती है एक्सरसाइज के समय, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्टिवेट करता है, तो ये बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। और कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते करते बहुत ज़्यादा जब स्पीड बढ़ती है तो ये पूरी तरह से इसको यहाँ पे मसल आके अटैच हो जाती है और इसको ब्लॉक कर देती है। और जैसे ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, बॉडी में क्या ब्लड की सप्लाई हो पाएगी, ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी। तो इसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, एकदम से क्या होगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कट आउट हो जाएगी, और उसके वजह से पेशेंट की सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। तुरंत वो क्या है, खेलते खेलते या एक्सरसाइज करते करते उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा यंग जो हमारे एथलीट्स होते हैं उनमें इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा क्या, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसे कुछ पेशेंट भी होते हैं कि मान लीजिए उनके फादर की डेथ, वो अपने आप को हिस्ट्री देंगे कि मेरे फादर की भी यंग एज में डेथ हो गई थी, किस वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर वो कुछ भी मतलब हैवी वर्क कर रहे थे और करते करते उनके अचानक से डेथ हो गई। तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है उसको, तो इस वजह से क्या है, हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ावा देखने को मिलता है। एट्रियल फिब्रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है पेशेंट में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हाइपरकाइनेटिक हार्ट है, मसल बहुत ज़्यादा इसके अंदर और बहुत ज़्यादा ये कॉन्टैक्ट स्पीड से करने लगती है। ठीक है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अच्छा, बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में हम एक्सरे करा सकते हैं, 12 लीड ईसीजी और 2D इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, एक्सरे में इसमें क्लियर नहीं होता है, एक्सरे में आप प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकते हमारा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को। देखिए, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में एकदम क्लियर आपको दिख जाएगा एक्सरे के अंदर कि हार्ट इतना डायलेट हो गया है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी को अगर आपको एक्चुअल में डायग्नोस करना है तो इसमें आपको 12 लीड ईसीजी और 2D इको से तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है। इको में हमें क्या देखने को मिलता है, इको में हम देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल है वो कितनी है, कितनी थिक है। ठीक है, अगर वॉल नॉर्मल से ज़्यादा थिक है इसका मतलब उसमें तो क्लियर आपको इमेज दिख जाएगी कि वॉल की मोटाई पता लग जाएगी। ठीक है, और जो हमारा वेंट्रिकल है उसका साइज पता लग जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन पता लग जाएगा, तो उससे क्लियर हो जाता है कि हमारे हार्ट के अंदर कार्डियोमायोपैथी जो है हाइपरट्रॉफी को है या नहीं है। तो क्लियर है, आपको एग्जैक्ट डायग्नोस करना है तो उसके लिए 12 लीड ईसीजी और 2D इको से ये कंफर्म डायग्नोसिस बनती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट की इसमें अगर मैं बात करूं कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा, तो देखिए, ट्रीटमेंट अगर मैं बात करूं उसमें, तो इसमें हमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे क्या होगा, एक तो यहाँ पे स्पेस कम है, स्पेस क्या है यहाँ पे कम है। ठीक है, तो स्पेस कम है एक तो यहाँ पे, तो उसके वजह से यहाँ पे ब्लड कम आ रहा है, और ऊपर से क्या है हमारा, ये इसको ब्लॉक कर रहा है, क्या हमारा इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा। तो इसमें अगर हम हाइड्रेटेड रखें पेशेंट को, अगर ब्लड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी, तो क्या होता है कि यहाँ से जैसी वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो जब ये वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा वॉल्यूम क्या करती है,
यहाँ पे जैसे ज़्यादा वॉल्यूम होगी ना ब्लड की तो उसको क्या करेगी, डायलेट करेगी। तो ये जो पार्ट है इसका मसल का, ये इसको अंदर की ओर दबाती है, इसको अंदर की ओर प्रेशराइज करती है। जैसे ही अंदर की ओर प्रेशराइज करेगी उसको तो थोड़ा सा स्पेस बनता है, ये डायलेट होने लगता है क्या, हमारा हार्ट। तो अगर पेशेंट को हम हाइड्रेटेड रखें, मतलब एक अच्छे अमाउंट में उसको फ्लूइड देते रहे हम, वो वाटर का यूज़ कर सकता है या जूस वगैरह जो भी हम लेते हैं, मतलब उसको हाइड्रेटेड रखना है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे फिलिंग होगी, यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें जितना ज़्यादा होगा उसमें इतना ही फायदा है, क्योंकि ये डायलेटेड रहेगा। डायलेटेड रहने की वजह से मसल दब जाएगी और यहाँ पे जो इसका रास्ता है वो भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। थोड़ा इसको स्पेस ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे भी वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो ज़्यादा होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन भी पेशेंट का बढ़ेगा। तो पेशेंट को यहाँ पे हमें हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। दूसरी दिक्कत हमें यहाँ पे आती है कि हमारे यहाँ पे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, और ज़्यादा हार्ट रेट बढ़े होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्लॉकेजिंग होती है। और हार्ट रेट जैसे जैसे बढ़ती है, भाई जब हार्ट रेट ज़्यादा अगर बढ़ेगी तो इसको फिलिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है हमारी कम हो जाती है। जब ये ज़्यादा देर से पंप करने लगता है तो डायस्टोल जब होता है तो हार्ट जब रिलैक्स करता है तो उस टाइम पे ब्लड की वेंट्रिकल में फिलिंग होती है, ठीक है, फिलिंग होती है। लेकिन स्पीड बढ़ने की वजह से उसकी अच्छे से फिलिंग नहीं होगी, अच्छे से फिलिंग नहीं होगी तो पंप कर देगा तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड को थोड़ा स्लो कर दें तो वेंट्रिकल्स जो है उसको फील होने का अच्छे से टाइम मिल जाएगा, और जब वो अच्छे से फील होगा तो वो थोड़ा सा मसल्स को भी दबा देगा, और मसल्स को जब वो अंदर की ओर डायलेट करेगा, दबा देगा उसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे स्पेस भी उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो हमें पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना है ताकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारी बढ़ जाए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जब डायस्टोल पूरा कंप्लीट होता है तो उस टाइम पे उसकी कितनी वॉल्यूम है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। यानी कि डायस्टोल क्या है हमारा अच्छे से कंप्लीट हो, उसको डायस्टोल का जो समय है उसको हम अगर बढ़ा सकें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को फिल कर सकें तो इसमें हमें पेशेंट में क्या होगा, सुधार देखने को मिलेगा। तो पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। अब हार्ट रेट को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो बीटा ब्लॉकर क्या होता है, जैसे कि मेटाप्रोलोल, एटिनालोल, ये सब क्या करते हैं, हमारी हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो हार्ट रेट जैसे कम होगी वैसे ही वेंट्रिकल को फिल होने का जो है प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, और जब ये फिल होगा तो ये थोड़ा सा इसको भी दबा देगा और ऊपर से अच्छे अमाउंट में ब्लड बॉडी में पंप हो पाएगा, ठीक है। ये हमें देखना है। दूसरा हमें अवॉइड एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सेसिव एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये हमारा मसल जो है यहाँ पे ब्लॉक कर देता है, सेमिल्यूनर वॉल को ब्लॉक कर देता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं एओर्टिक वॉल को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ पेशेंट की हो सकती है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है इसमें, ठीक है। फिर है हमारा अवॉइड एसी इनहिबिटर, ARB डाययूरेटिक्स, मतलब जितनी भी हमारी एसी इनहिबिटर है जो कि क्या करती है, हमारी वैसो डायलेटर है, क्योंकि वेसल्स को डायलेट करेंगे तो ज़्यादातर ब्लड का जो अमाउंट है वेसल्स के अंदर ही रहेगा, तो वेनस रिटर्न हमारा कम होगा, तो उसकी वजह से हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगी, और जब यहाँ पे वॉल्यूम कम होगी तो ये मसल अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी और स्पीड बढ़ेगी हार्ट की, तो ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ये दिक्कत करेगा यहाँ पे। तो पेशेंट में कभी भी एसी इनहिबिटर्स, ARBs, डायूरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जितनी भी ब्लड प्रेशर लो करने की जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, बीटा ब्लॉकर को छोड़ के बिल्कुल भी इसको इसमें इन पेशेंट्स में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करते हैं, जो पार्ट इसका बढ़ गया है ओपन हार्ट सर्जरी करके हम उस पार्ट को हम काट के बाहर निकाल देते हैं और ये रास्ता हमारा खुल जाता है। इसको हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद क्या हो जाता है, हमारा ये सक्सेसफुल होता है। और ये जो सर्जरी है हमारी ये लगभग 85% क्या है, सक्सेसफुल है। 1% मोर्टिलिटी इसमें रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये सर्जरी हमारी रहती है, ठीक है। फिर है हमारा हमारा इसमें एल्कोहल सेप्टल एब्लेशन। एल्कोहल सेप्टल एब्लेशन में हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है एक। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैथेटर को क्या करते हैं हम अंदर यहाँ पे डालते हैं, और उस कैथेटर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पार्ट हमारा क्या है, हमारा जो पार्ट मायोकार्डियम का बढ़ गया है वहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्कोहल को डालते हैं। और अल्कोहल क्या करता है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, हमारे मायोकार्डियम को जो हो गया है यहाँ पे बढ़ चुका है एक्स्ट्रा जो मायोकार्डियम उसको डैमेज करेगा, और डैमेज करने के बाद क्या है, इसको नॉर्मल साइज में ले आता है। तो जिस जगह पे हमारा बढ़ा हुआ है उसका साइज किसका,
मायोकार्डियम का साइज जहाँ जहाँ बड़ा हुआ है वहाँ पे हम अल्कोहल डालेंगे और अल्कोहल की वजह से क्या होता है, वो पार्ट डैमेज हो जाता है और इससे हमें स्पेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की वजह से हमारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, क्योंकि वहाँ भी यही हो रहा था। वो क्या कर रहा था, हमारी मायोकार्डियम को डैमेज कर रहा था, उसकी वजह से वो मायोकार्डियम की हो जा रही थी, हमारी थिक हो जा रही थी और वीक हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है तो उसको हम यहाँ पे एज अ ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं अल्कोहल को। ठीक है, तो अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन जो है हम इस टेक्निक का हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के बारे में आज हमने सभी को जाना कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी क्यों होती है, ये हमारे जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, या कॉम्प्लिकेशन कह सकते हो आप या सिम्टम कह सकते हो, देखने को इसमें मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या इसमें देखने को मिलेंगे, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन इसमें देखने को मिलता है, सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर्स देखने को आपको मिलेंगे इसके अंदर, लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, S4 हार्ट साउंड देखने को मिलती है। ठीक है, सिंकोप देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस के लिए हम चेस्ट एक्सरे, 12V DCG, 2D इको का हम यूज़ करते हैं। आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस चाहिए तो इसमें 2D इको का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है, बीटा ब्लॉकर का यूज़ कर सकते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए, और अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत ध्यान देना इन पेशेंट में कि एक्सरसाइज को एक्सेसिव एक्सरसाइज कर सकते हो लेकिन अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज। ओके, उसकी वजह से क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। ठीक है, बाकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, AC इनहिबिटर, ARB, इनका यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है। डायबिटिक्स को अवॉइड करना है। सर्जरी में हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, और अल्कोहल सेप्टल एब्लेशन हम इसमें करते हैं। सो आपको अगर इस वीडियो में या इस टॉपिक में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना हो जो उसमें रह गया हो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आपको आगे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।